हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा और ये पीछे मेरे मैप भी ड्रॉ हो रखा है। हम जो है आज की क्लास में पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर की मैपिंग को कवर करने वाले हैं। याद रखें कि आज की ये जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट होगी उन इस एस्पिरेंट के लिए जो एस्पिरेंट जो है वो लगातार सीरीज में पहले से जुड़े हुए हैं और उन्होंने लगभग सारे डायमेंशंस को कवर कर रखा है। याद रखें, अगर ये वीडियो आप प्रथम बार देख रहे हैं, मतलब कि आप फर्स्ट विजिटर हैं, इसके पहले किसी वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो एक बार जो है आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, बिकॉज ये इंटरलिंक होते हुए सारी चीजों से जुड़ेगा। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करें, इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करें उसके पहले याद रखें कि आप सभी को ये समझना होगा कि यूपीएससी जो है वो जब प्रश्न पूछा करती है वर्ल्ड ज्योग्राफी से या वर्ल्ड मैपिंग से, तो वो प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहां अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, जस्ट अ फ्यू सेकंड, इस बैकग्राउंड को जो है हम ब्लैक कर लें जिससे लिखने में थोड़ी आसानी होगी। यहां ध्यान दीजिए, याद रखें जब भी यूपीएससी जो है वो मैप आधारित प्रश्न पूछा करती है, अर्थात वो प्रश्न जिसमें आपको सीधा सीधा जो है वो मैप का यूज करना है, इसको समझिएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन। याद रखें कि अगर मैंने आपसे कहा कि मैप पर आधारित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखें एक डायमेंशन तो ये स्पष्ट है कि वो आपसे जो है वो डायरेक्टली लोकेशन अर्थात कौन सा स्थान कहां पर है, वो किसके पूर्व में है, किसके पश्चिम में है, इस चीज को आप लोग समझ लें कि डायरेक्ट लोकेशन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस डिस्कशन को किसी ने आत्मसात कर लिया, किसी ने कंसेप्चुअलाइज कर लिया, किसी ने इसे समझ लिया, तो याद रखें उसे यूपीएससी के प्री में वो प्रश्न जो सामान्यतः स्टूडेंट को नहीं बनते हैं या फिर ये कहा जाता है कि ये प्रश्न जो है आउट ऑफ द ट्रेंड है या फिर बहुत ज्यादा टफ है, वो एकदम इजी लगने लगेंगे। याद रखें केवल सतही तौर पर सुपरफिशियली स्टडी करने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको चाहिए है कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको इन डेप्थ स्टडी करने की आवश्यकता होगी। तो यहां ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें। याद रखें कि अगर मैंने आपको कहा लोकेशन पर आधारित प्रश्न आएंगे, तो मैं सीधा सीधा ना आपको टाइप बता देता हूं। याद रखें कि एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में एक लोकेशन पर आधारित क्वेश्चन, और लोकेशन में याद रखें या तो वो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा किसी द्वीप के बारे में, यानी कि किसी आइलैंड के बारे में। सेकेंडली, या तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा किसी एरिया के बारे में, एरिया अर्थात कि वो कोई एक सिटी पकड़ लेगा या कोई प्लेस पकड़ लेगा, उसे कहेगा कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में इस स्थान पर है, या फिर वो किसी ज्योग्राफिकल फिगर को पकड़ लेगा, ज्योग्राफिकल फिगर को। अब ये ज्योग्राफिकल फिगर क्या हो सकता है तो समझिएगा। याद रखें आइलैंड्स में तो सिंपल सा है, वो आपको कौन से सागर में है या फिर कौन से सागर में किस दिशा में है, अर्थात उसकी डायरेक्शन क्या है, या फिर वो सीधा सीधा आपको जो है इसका पूछ लेगा कि इसका प्रकार क्या है। प्रकार से आशय क्या है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अटोल है या फिर चापाकार है, अर्थात फेस्टून के फॉर्म में है या किस फॉर्म में है। ठीक, अब ज्योग्राफिकल फिगर्स में आपको याद रखना है वो सामान्यतः पूछा करता है, ये याद कर लीजिए, या तो वो किसी लेक के बारे में पूछेगा अर्थात किसी झील के बारे में प्रश्न करेगा, या तो वो किसी ऐसे माउंटेन के बारे में क्वेश्चन करेगा जो सामान्यतः आपने नहीं देखा होगा, और नहीं तो वो जो है वो ओशन या फिर किसी लोकल सी महासागर या सागर के अंदर किसी फिगर को देखेगा। अब याद रखिए कि सी और ओशन जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तब याद रखिए कि तब के केस में ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। तो या तो लोकेशन पर आधारित ये आएगा। अब एरिया में याद रखिए, एरिया में कुछ भी हो सकता है भाई, ये करंट पर आधारित होगा और ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, तो इस पर जो है आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्लियर? तो मैप बेस्ड क्वेश्चन, लोकेशन पर आधारित, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। अब समझिए, याद रखें कि आपको क्यों मैं कहता हूं कि आपको प्रोफेशनली पढ़ने की आवश्यकता है। यूपीएससी टफ नहीं है बच्चे, बस वो थोड़ा सा स्मार्ट है, उसमें ना गैसिंग चलती है। जो ये कहते हैं ना कि यूपीएससी में गैसिंग नहीं होती, बिल्कुल होती है, बस स्मार्ट गैसिंग होती है। आप 10 साल के
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि बच्चे जो है वो बहुत कम, अब आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ये याद रखें जो क्राउड है वो उसके पास प्रिपरेशन करने के पास 80% के पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे भी तो उन्होंने 10 दिन तक डेली 4 घंटे देकर उसका एनालिसिस नहीं करा होगा, यानी कि वो ये नहीं समझे होंगे कि किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। केवल और केवल जो है वो एक दिशा में दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये पता ही नहीं है कि वो दिशा सही है या नहीं है, या फिर हमें किस चीज में कितना एफर्ट पुट करना है और किस प्रकार का एफर्ट डालना है। अब यहां ध्यान दें, याद रखें मैप पर आधारित जो प्रश्न मैंने आपको बताया एक लोकेशन पर होते हैं, और दूसरा याद रखिए कि ये प्रश्न जो है ये होते हैं बेसिकली या तो टफ कैटेगरी में आने वाले, या मैं इसे इस प्रकार से समझाऊं कि ये वो प्रश्न होते हैं जो माफ कीजिएगा, जो नॉन कन्वेंशनल हो। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है नॉन कन्वेंशनल हो। अब इस नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, अब समझिए, यानी कि वो प्रश्न जो इस पर आधारित नहीं है और पूछे जाते हैं। अब ये जो नॉन कन्वेंशनल है हर बार याद रखें ये होते ही हैं, फाइन, मतलब ऐसा नहीं है नॉन कन्वेंशनल है इसका मतलब है गैर परंपरागत है, इसका मतलब है ये रेयरली आता हो। ये बिल्कुल सामान्य तौर पर हर 1 या 2 सालों में आपको 3 से 4 प्रश्न दिख जाएंगे, ठीक। अब इस नॉन कन्वेंशनल में याद रखिए जो हम पढ़ रहे हैं और जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, याद रखें ये प्रश्न होंगे महासागरों से, ठीक। आप बीते 4 साल का 5 साल का ट्रेंड देख लीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये जो प्रश्न है नॉन कन्वेंशनल ये आते हैं महासागरों से, ठीक। वो आपको एक रिमोट एरिया के आइलैंड के बारे में प्रश्न करेगा, ऐसे क्षेत्र के बारे में प्रश्न करेगा जो आपने सुना ना हो, किसी द्वीप समूह या मैं कह लूं आइलैंड के बारे में। और याद रखें कि इस आइलैंड के बारे में ना अब वो इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेगा, अब वो आउट ऑफ द ट्रेंड जाकर वो कोई और तरीके से उसका प्रश्न करेगा, जैसे कौन से आइलैंड से कौन सी रेखा गुजरती है। अब आपको लगेगा कि भाई ये आइलैंड तो मैंने न्यूज में भी नहीं देखा, ये आइलैंड जो है वो ज्यादा हमने कन्वेंशनल पार्ट में पढ़ा भी नहीं, ना ये न्यूज में था ना कन्वेंशनल में था, यूपीएससी ने कर दिया हमारे साथ धोखा। पर याद रखें ये एक टाइप है क्वेश्चन का विच इज कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल मैपिंग क्वेश्चन। अब ये नॉन कन्वेंशनल मैपिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको समझाऊंगा अभी जब हम महासागरों की, जिस भी स्टूडेंट ने महासागरों की, भाई मैंने इसलिए कहा था क्लास कनेक्ट होगी और मैं ये आखिर में बताना चाह रहा था, अगर स्टार्टिंग में बता दो तो बच्चा जो है अपनी अप्रोच भूल जाता है और खासकर इस बात के दबाव में आकर हर जगह वो यही ढूंढने का प्रयास करने लगता है। इस कारण मैंने ये स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि महासागरों के अंदर जो आइलैंड्स हैं उन आइलैंड पर आधारित प्रश्न वो भी इस प्रकार के नहीं, अगर इस प्रकार के होंगे तो वो भी सामान्यता बन जाता है। याद रखें वो आपसे प्रश्न करेगा कि कौन सा जो आइलैंड है या फिर कौन सा द्वीप समूह है वो कौन से कटक पर है, या फिर वो आपसे प्रश्न करेगा कि इस कटक से इस द्वीप से कौन सी रेखा पास होती है। याद रखें ये नॉन कन्वेंशनल टाइप है, ये एक नया इमर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं यूपीएससी के प्रश्न पत्रों के साथ, ये चीज याद रखिए कि आप जिस भी चीज के साथ समय बिताएंगे वो चीज आपकी स्ट्रांग होगी। क्लियर, मतलब जिस भी चीज को आप समय देंगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपकी स्ट्रांग होगी। अगर आप यूपीएससी के प्रश्नों के साथ कुछ दिन गुजारें, आप ऐसा नहीं है कि पढ़ने बैठ जाइए और प्रश्नों को याद करने लगे। सामान्यतः ये करा जाता है कि पढ़ने बैठे और याद करना प्रारंभ कर दे या समझने के लिए सतही तौर पर देख लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना ही आप उसे याद करें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप उसे जो है सतही तौर पर देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने का मतलब है समझने की कोशिश करें उस फिलॉसफी को कि उस क्वेश्चन को बनाया कैसे गया है। अब ये समझने के लिए भाई समय की आवश्यकता होती है और थोड़े अनुभव की आवश्यकता होती है। या तो आप ये खुद कर ले और नहीं तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप उस चीज को समझ लें। अब याद रखें कि ये जो महासागर है उसमें एक आइलैंड पर आधारित प्रश्न होगा और वो बहुत मिसलेनियस होगा, वो आइलैंड टू आइलैंड वेरी करेगा। दूसरी चीज ये हो सकता है कि वो कटक से संबंधित हो, कटक हो सकता है, वो ट्रेंच अर्थात खाई हो सकती है, या फिर वो कोई लोकल सी हो सकता है, लोकल सी हो सकता है। और इसमें क्वेश्चन का आप पाएंगे कि कोई दिशा नहीं हो सकती,
आप इसे थोड़ा सा जो है वो अपने दिमाग पे फिट कर लें कि एक नॉन कन्वेंशनल ट्रेंड जो है यूपीएससी में दिखता है, जिसमें महासागरों के अंदर द्वीपों से रिलेटेड या इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं जो है ये एक आप कह सकते हैं फिक्टिशियस बात कर रहा हूं, एक मनगढ़ंत बात कर रहा हूं, तो आप जो है इस चीज को जाकर चेक करें कि यूपीएससी ने द्वीपों से संबंधित जो प्रश्न करे हैं, क्या उनको पढ़ाने से या उनको पूछने से पहले कहीं पर इस प्रकार से पढ़ा जा रहा था? आंसर इज नो। अब अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, तो आप इस चीज को एक काम करें, आप प्रीवियस ईयर में जाकर देखें। जो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि यह है बेसिकली यूरोप वाला पोर्शन, ठीक, ये ग्रीक है, इस प्रकार से आपको यहां पर इटली दिखाई देगा और यहां से जो है आपको मेनलैंड यूरोप दिखना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब समझिएगा, ये जो है वो मेनलैंड यूरोप है। अब यहां पर ना प्रश्न किस प्रकार से बना था, याद रखें, प्रश्न इस प्रकार से आया कि इन द्वीपों का जो है वो क्रम समझाइए या फिर क्रम पश्चिम से पूर्व की दिशा में समझाइए। मैं क्लियर कट आपसे कहूं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पर साइप्रस है, यहां पर क्रेटे है, यहां सिसली है, यहां सैर्डिना है, यहां बेलेरिक है, यहां पर जो है वो ये आइलैंड्स कहलाते हैं कैनरी आइलैंड्स। फाइन, तो ये द्वीपों का क्रम है जहां पर आपको क्रेटे, साइप्रस, ये सारे जो है वो द्वीप दिखाई देंगे और ये मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर के अंदर आते हैं। समझिए इस चीज को कि ये जो है ये नॉन कन्वेंशनल टाइप है, ये एक न्यू इमर्जिंग टाइप है। अब इस पर जो है वो एक तरीके तो ये है कि हम महासागरों की मैपिंग करें, जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक, और दूसरा फिर एक टाइप होता है कि हम डेडिकेटेड फिर आइलैंड्स पर एक वीडियो ड्रॉ करें। तो पहले तो आप लोग इसे कंप्लीट करें, फिर इसके बाद हम जो है इस पे थोड़ा सा एक वीडियो और बनाकर जो है इस एफर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रखें कि अगर आप यूपीएससी की सच में तैयारी कर रहे हैं और लिटरली यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, देन द वन थिंग इज परफेक्ट कि आपको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आदत डालनी होगी। अब यहां मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, या तो आप लोग जो है ये एनालिसिस स्वयं करें, और अगर आप ये स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास जो है ऑप्शंस हैं, आपके पास P2I बैचेस के ऑप्शंस हमेशा हैं, आप जो है उन्हें प्रिवेल करें और इसे जो है जर्नी को स्टार्ट करें। साथ ही याद रखें कि आपको जो है वो अगर ये सारी चीजें डायरेक्टली मिल रही हैं तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी जो है इस सीरीज को, इन वीडियोस को थोड़ा सा अगर संभव हो तो शेयर करें, जिससे जो है हम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें आपके पास इन्हीं प्रकार के वीडियो को लेकर आने में। इस चीज को मैं क्यों कह रहा हूं तो याद रखिएगा कि कारण बस इतना है कि इस प्रकार के जो वीडियोस हैं या मैं कहूं जो कंटेंट है वो सामान्यतः ज्यादा स्टूडेंट जो है वो देखा नहीं करते। तो आप लोग प्रयास करेंगे तो ये जरूर जो है वो एंगेजमेंट अच्छा ला पाएगा। यह है प्रशांत महासागर। अब यहां मैं स्टार्ट करूं उसके पहले ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा हमने क्या क्या देख रखा है। थोड़ा सा अगर मैं एक क्विक रिकैप दूं तो समझिए इसको। हमने देख रखा है बेसिकली हिंद महासागर के बारे में। भाई हिंद महासागर को 1515 के पहले तक ये इस प्रकार से समझा जाता था कि ये है पूर्वी सागर और अटलांटिक महासागर। इस प्रकार से अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, याद रखें ये रिविजन, ये अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। यहां आपको दिखाई देगा ये है बेसिकली क्या, ये है दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। याद रखें ये है उत्तरी अमेरिका का पोर्शन, और इस तरीके से अगर हम चलते हुए आए तो याद रखें कि इस तरफ हमें जो है अफ्रीका दिखाई देता था। और इस चीज को समझिएगा और ध्यान से अपने दिमाग पे सेटल भी करिएगा। याद रखें इस तरीके से आप जो है मैप को रफली ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे, इसे हम क्लीन कर देंगे, सो डोंट वरी, जो है हम इसे कंटिन्यू नहीं रखने वाले। याद रखें कि ये जो अगर मैं आपको रफली वर्ल्ड मैप कहूं तो ये है बेसिकली इंडियन ओशन, ये है बेसिकली अटलांटिक। वर्ल्ड को इतना ही पता था, ये वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी 1515 के मोटा मोटा पहले तक। अब याद रखें कि इस कारण इंडियन ओशन का नाम क्या था, ईस्टर्न ओशन, और अटलांटिक का नाम क्या था, वेस्टर्न ओशन। अब यहां पर ये याद रखिएगा चाइना का प्रोक्लेमेशन अबाउट इंडियन ओशन या फिर साउथ चाइना सी, ये इस बात पर आधारित है कि चाइना एक व्यक्ति को और एक ट्रैवलर को जो है कोट कर लेता है। फाइन, जेन ही नाम के एक ट्रैवलर थे, कहीं ट्रैवलर मानते हैं, कहीं खोजकर्ता मानते हैं, कभी इनको डिप्लोमेट मान लेते हैं, जो भी माना जाए चाइना के द्वारा, बट उन्होंने इस क्षेत्र को कहा था कि पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक, कारण मैंने आपको समझाया ये चाइना वाला एरिया है। इसके अलावा ये याद रखें कि इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, इनके बारे में विस्तृत जानकारी थी। किसके बारे में नहीं थी, तो पैसिफिक के बारे में। तो एक स्टेटमेंट याद रखिए कि किस महासागर की डिस्कवरी ने अदर महासागरों के नामकरण को प्रभावित कर दिया था, किस महासागर के मिलने से अदर महासागरों के बारे में जो है वो चीजें और ज्यादा क्लियर हुई थी, वो महासागर था प्रशांत महासागर।
ठीक, यानी कि प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन इज एक्चुअली अ की फैक्टर ऑफ चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड। विश्व के जो डायनामिक्स हैं, विश्व के जो आयाम हैं, उनको सबसे बड़ा तरीके से, सबसे वृहद तरीके से प्रभावित करने वाला जो फैक्टर था, वो फैक्टर कौन सा रहा? वो फैक्टर रहा प्रशांत महासागर। तो पहली चीज तो प्रशांत, जरा हम इसे फिर से लिखें, महासागर। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन जो है आपको समझ में आ चुका है, एक हिंद महासागर के बारे में जो मैंने अभी रिपीट करा। सेकेंडली, अगर मैं आपको आर्कटिक के बारे में बताऊं तो आर्कटिक वाले के लिए आई थिंक आप सभी को याद होगा भाई कि आर्कटिक जो है उसका नामकरण सप्तऋषि तारामंडल के नाम पर हुआ है। ये लैटिन वर्ड का जो है वो फॉर्म है। इसे अलग अलग देश, कोई बिग बेयर कहता है, कोई जो है इसे ग्रेट बेयर कहता है। इसके नाम पर जो है ये नाम डिराइव हुआ है। इसके अलावा आर्कटिक के बारे में मैंने आपको बताया, वहां फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन मिलते हैं। ये जो है वो माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल जीव हैं जो कहीं ऑटोट्रॉफ्स, कहीं हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो यानी कि जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ जो है वो डिपेंड करते हैं अदर्स पर। तो ये आपको फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन दिखेंगे, पोलार बेयर दिखेगा, ग्रिजली बेयर दिखेगा आर्कटिक वाले एरिया के लिए। फाइन। इसके बाद हमने अटलांटिक देखा, और अटलांटिक के लिए मैंने की फैक्टर आपको बताया था कि यहां पे आपको जो है कोलंबियन एक्सचेंज दिखाई देगा, और ये कोलंबिया देश के नाम पर नहीं है, ये कोलंबस के नाम पर है। याद रखिए, कोलंबियन एक्सचेंज इज अ ग्रेट थिंग, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और एक बार आप लोग जो है इस चीज को देखें कि क्या कारण है, मतलब इस चीज को फील करें, जो चीज मेरे अंदर है आप उस चीज को फील करें कि क्या कारण है कि इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, इतने सारे लोग। आप सोच कर देखिए, एक एक वीडियो पर जो है कई लोग के मिलियंस में व्यू होते हैं, यानी कि इतने सारे लोग तैयारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अब समझिए, इतने लोग तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन इतना कम क्यों? तो इसका एक कारण है। कारण है, आप देखिए कोलंबियन एक्सचेंज एक कितनी डायनेमिक कंसेप्ट है। इसमें कल्चरल एक्सचेंज है, इसमें डिजीज का एक्सचेंज है, इसमें जो है आपको दिखाई देगा लोगों का एक्सचेंज है, और इन सबका इंपैक्ट है। आपको दिखाई देगा यूएसए में ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट, आपको एशिया में दिखाई देगा रेस या फिर रेसिज्म, या फिर आप इसे कह लीजिए कैसिज्म इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। ये सब कुछ एंड ऑफ द डे इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का जो है वो विस्तार, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेश। अब इसी का एक फॉर्म है क्या? इसी का एक फॉर्म है कोलंबियन एक्सचेंज। अब कोलंबियन एक्सचेंज ने क्या क्या करा? तो भाई नेटिव पॉपुलेशन जो उस महाद्वीप की थी उसे समाप्त कर दिया, पूरी तरह से रेड इंडियन समाप्त हो गए। आज के समय पे कुछ कबीलों में भी आपको शायद दिखाई ना दे। तो ये एक बड़ा इवेंट है, बट नोबडी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट दिस। इसके बारे में आपको जो है वो बेयरली ही कोई कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, बट ये चीज है लिखने लायक, ये चीज है बताने लायक। अपने स्टेटमेंट को आप सोचिए, आप इस चीज को जो है वो अपने ऐसे में लिख सकते हो, अपने निबंध वाले पोर्शन में यू कैन पुट दिस पार्ट। आप इसके अलावा इस चीज को जो है अपने आंसर्स में सोसाइटी वाले पोर्शन में यूज कर सकते हो। आप इस चीज को अपने आंसर में ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हर जगह इसको फिट करने का जो है वो स्कोप है। आप इस चीज को बेटर इंप्लीमेंटेशन, मैं आपको जो है वो एक वेपन दूंगा, आप वेपन इससे चलाना जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसको समझिए कि इस तरीके से चीजें लिखेंगे तब जाकर जो है आपका सिलेक्शन एंश्योर होगा, ये मैं स्पष्ट तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं। इसी प्रकार से याद रखें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसे जो है वो आप कह सकते हैं कि हिटलर के समय ये काफी पॉपुलर हुई थी। फाइन। जहां पर कहा गया था कि जो एशिया के लोग हैं वो रूल करने के लिए, रूल्ड होने के लिए ही बने हैं, इनके ऊपर जो है शासन ही करा जाना चाहिए। अब साम्राज्य के विस्तारवाद को जो है वो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच से समझाया गया था। जब आप ना इस चीज को समझोगे, इस पॉलिटिक्स को समझोगे, तब आप जो है वो बेहतर तरीके से आंसर लिख पाओगे। तो कभी हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज थी जिन थ्योरीज ने युद्ध को सही ठहराया था, यानी कि समझाया था कि देश को या समाज को या सोसाइटी को कह लीजिए विस्तार करना चाहिए अपना, यानी कि विस्तारवादी अप्रोच को जो एंड ऑफ द डे युद्ध को ट्रिगर करती है, वॉर को जो है सब्सटेंशिएट करती है, उस आइडियोलॉजी को कैसे आप सही तरीके से प्रूफ कर पाओगे लोगों के सामने। क्या ये संभव है कि मैं जो है एक AK-47 लेकर समाज में जो है वो गोली चलाते हुए घूमूं और फिर मैं इस चीज को सही प्रूफ कर पाऊं? लेकिन ये सही प्रूफ हो रही थी एक समय पर। ये क्या अप्रोच है? इसे डिटरमिनिस्टिक अप्रोच कहते हैं। फाइन। लेकिन ये अभी आपको नेगेटिव लगेगा, और अगर मैं इसी डिटरमिनिस्टिक अप्रोच के लिए ये कह दूं, नीतिवाद के लिए कह दूं कि भाई वास्तविकता यह है कि इसमें प्रकृति को सुप्रीम माना जाता है, ऐसा कहा जाता है जो होता है प्रकृति के कारण होता है। तो ये एक साइकोलॉजी, एक फिलोसॉफिकल टच आ जाएगा। तो यहां चीजें अलग हैं, आपको इस तरीके से अपना आंसर जो है वो डिराइव करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली प्रशांत महासागर के बारे में।
याद रखें प्रशांत महासागर ये कुछ सबसे लास्ट में डिस्कवर हुए सागरों में से एक है, यानी कि इस सागर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे नवीन यानी कि सबसे आखिर में बने हुए या दिखे हुए सागरों में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट न्यू ओशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि एक नया महासागर के रूप में इसे जाना जाता है। अब क्यों? क्योंकि ये 1500 ईस्वी के बाद हमें जो है वो देखने को मिला था। ठीक, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया और कई बार हमारा डिस्कशन भी हो चुका है, याद रखें कि ये जो है वो मैगलन की यात्रा, जस्ट अ सेकेंड, मैगलन की यात्रा के समय जो है इसका एक आप कह सकते हैं इसके पहले भी कुछ कुछ साक्ष्य थे, बट मैगलन की यात्रा ने इसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया था। तो मैगलन की यात्रा जो व्यक्ति थे इन्होंने जो है वो पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था, वाया पृथ्वी का चक्कर लगाया था, और किसके माध्यम से लगाया था? तो सागरों के माध्यम से जो है वो इसे कवर करा था महासागरों द्वारा। तो याद रखें कि ये जो अप्रोच है ये आपको याद रखना है कि मैगलन ने जो है इस प्रकार से इसे डिराइव करा था। सेकेंडली ये याद रखें कि प्रशांत महासागर के लिए एक बात कही जाती है कि ये जो है एक तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। आई थिंक ये तो सभी को पता ही होगा। ये याद रखिएगा कि ये ओनली प्लेस है, ओनली तो खैर नहीं कहेंगे बट हाँ स्पेसिफिकली इसके लिए याद रखेंगे आप लोग कि ये वो प्लेस है जहां पर आपको जो है वो भूमध्य रेखा वो जस्ट अ सेकेंड भूमध्य रेखा तथा याद रखिए कि इंटरनेशनल डे लाइन यहां से पास होती हुई दिखाई देगी। डे लाइन यहां से गुजरती हुई आपको दिखाई देगी, ये आपको याद रखना है। और अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन याद रखें, मतलब अंतरराष्ट्रीय दिन की रेखा और साथ में भूमध्य रेखा ये एक साथ कहां से गुजरती है? तो याद रखिए एक साथ प्रशांत महासागर से गुजरती है। और अब यहां एक नया कंसेप्ट आएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा तथा इंटरनेशनल डे लाइन, इंटरनेशनल डे लाइन क्या है? तो याद रखिएगा 180 डिग्री जो देशांतर है यानी कि लॉन्गिट्यूड है, उस लाइन को इंटरनेशनल डे लाइन कहा जाता है। याद रखें इसमें पश्चिमी भी लिख लीजिए, पूर्वी भी लिख लीजिए, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी एक ही स्थान पर आते हैं। ठीक है, एक ही लाइन है जो 180 डिग्री पूर्वी है, वही लाइन 180 डिग्री पश्चिमी है। 360 में एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये याद रखें कि भूमध्य रेखा या इंटरनेशनल डे लाइन ये 180 डिग्री देशांतर है, और इसमें याद रखिएगा कि ये दोनों जो है वो क्रॉस करती हैं। और ये क्रॉस यहां कहां करती हैं? तो आइए इसे हम जो है वो इस स्थान पर देखते हैं। याद रखिए ये पैसिफिक ओशन का मैप है, ध्यान से इसे अपने दिमाग पर उतार लें कि ये इस द्वीप समूह, क्या नाम है इसका? तो याद रखिए इसे कहा जाता है, जस्ट अ सेकंड, याद रखें इसे कहा जाता है बेसिकली क्रिसमस आइलैंड्स। और याद रखिए इस पर जो है वो यूएसए का इन्फ्लुएंस है। हमेशा याद रखें कि क्रिसमस आइलैंड वो द्वीप समूह हैं जिन द्वीप समूह पर इंटरनेशनल डे लाइन और साथ में भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। इस चीज को माफ कीजिएगा, इस चीज को जो है अपने दिमाग पर बेहतर तरीके से कंसोलिडेट कर लें कि जो क्रिसमस आइलैंड आपको दिखाई देते हैं या क्रिसमस द्वीप समूह आपको दिखाई देते हैं, ये द्वीप समूह के पास आपको दिखाई देगा। मैं लिख दूं यहां क्रिसमस द्वीप समूह। याद रखिए यहां पर इंटरनेशनल डे लाइन और भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस द्वीप समूह में आपको जो है वो दिखाई देगा एक द्वीप जिसे कहा जाता है बिकिनी आइलैंड या फिर बिकिनी अटोल। अब ये बिकिनी अटोल क्या है तो समझिए, याद रखना कि अटोल जो है ये प्रवाल से निर्मित एक संरचना होती है। प्रवाल का मतलब क्या है? तो हम अभी मैपिंग में इसे डिटेल में नहीं देखेंगे, बट कभी अगर आपको समझना हो तो रिंग के शेप में इस प्रकार के इस आकार में दिखाई देते हैं द्वीप। ठीक, ये आपको जो है वो दिखाई देगा इस प्रकार से, एक रिंग के आकार में द्वीप समूह जो है एक स्थान पर उपस्थित होते हैं। अब इनका निर्माण प्रवाल से होता है, और कैसे होता है तो रफली यहां पर समझ लीजिए कि ये है बेसिकली मान लीजिए एक द्वीप। ठीक, ये आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है। अब यहां तक भरा है बच्चे पानी,
और इस पानी में यहां तक आ रही है सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश, तो इस गहराई तक आपको प्रवाल दिखाई देंगे। और जब ये प्रवाल उगना स्टार्ट करेंगे, याद रखें कुछ इस तरीके से, तो होगा ये कि ये प्रवाल जो है इस स्थान पर इस तरीके से उगते जाएंगे। अब ये तरीका क्यों है, तो भाई डिटेल में जब समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि प्रवाल जो है समय के साथ ये वाला हिस्सा अपर्दित होता जाएगा और यहां पर प्रवाल ऊपर उठते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये इस प्रकार से बाहर आ जाते हैं। और याद रखें कि इनका वेट इतना ज्यादा होता है, इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि समय के साथ ये वाला जो माउंटेन है, ये जो पर्वत है, ये कुछ इस तरीके से जो है वो नीचे आता जाता है, ठीक, इनके भार के कारण। तो समय के अनुसार जिस माउंटेन पे या जिस द्वीप पर ये होते हैं उसे समय के साथ नीचे खिसकाते जाते हैं और धीरे धीरे करके स्वयं ऊपर जाते जाते हैं। इससे कारण जो है आप पाएंगे कि यहां पूरे क्षेत्र में जो है वो द्वीप समूह बन जाता है, ये चारों तरफ होते हैं इस तरीके से, और बीच वाला पार्ट अंदर चला जाता है, जिस कारण इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसे बिकनी अटोल के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि बिकनी अटोल कुछ और नहीं है, ये एक प्रवाल द्वारा निर्मित संरचना है। और ये संरचना जो है आपको क्लियरली देखने को कहां मिलती है, तो ये देखने को मिलती है भूमध्य सागर में। अब इस चीज को समझिए, याद रखें कि अटोल का निर्माण सामान्यतः आपको जो है प्रशांत महासागर में देखने को ही मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण बस यही है कि ये महासागर हमें देर से मिला, यहां पर हमारा इंटरवेंशन या हमारी गतिविधियां मिनिमम रही, इसलिए प्रकृति ने अपना जो है वो सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग वो शो करा है। तो इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से अपने माइंड पर सेटल डाउन करें कि यहां आपको जो है एक अटोल दिखाई देगा, इसे बिकनी अटोल कहते हैं, और ये अटोल का निर्माण प्रवाल के द्वारा होता है। साथ ही ये क्रिसमस आइलैंड है, यहीं पर जो है भूमध्य रेखा और इंटरनेशनल डे लाइन ये जो है आपस में क्रॉस करती है। अब मैं यहां आप सभी से उम्मीद करूंगा और मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी का वेट करने वाला हूं, मुझे बताएंगे कि ये जो इंटरनेशनल डे लाइन है, ये डे लाइन कितने बार टर्न ली है। यहां ध्यान दीजिए, याद रखें अगर मैंने आपको इस प्रकार से ये बनाया तो आपको इंटरनेशनल डे लाइन जो है वो सीधी दिखाई नहीं देती, ये कुछ स्थानों पर जो है इस तरीके से इसने टर्न ले रखा है। ये टर्निंग कितने बाद है और कहां कहां पर टर्न लिया है, किस किस कारण से लिया है, किस द्वीप को विभाजित होने से बचाने के लिए ये टर्निंग ली गई है, ये आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करने वाले हैं, ये मैं उम्मीद कर चल रहा हूं। ठीक, तो अब एक नया महासागर है मैगलन के द्वारा अफर्ड, और उसके पहले भी था, उसके बाद भी इसके बारे में बहुत कुछ है, बट ये याद रखें कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो डिस्कस करा है। फाइन, अब ये एक डायमेंशन हुआ। अब आइए इसमें दूसरा डायमेंशन देखते हैं। याद रखें कि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व के सबसे बड़े महासागरों में से एक है। ठीक, तो इस महासागर के लिए ना, जस्ट अ सेकंड, मैं यहां पर एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि ये जो है आपको दिखाई देगा, ये एशिया वाला पोर्शन है, हमें इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे इसी प्रकार से छोड़ देते हैं। ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है और ये याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। याद रखें कि ये वाला पोर्शन जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा। अब ये उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन है, ये दक्षिणी अमेरिका वाला पोर्शन है, और धीरे से आप जो है इसे कंक्लूड कर लेंगे। अब इस तरीके से आप लोग देखें। अब देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। याद रखें कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पर याद रखें कि आप ही जो प्रशांत महासागर है इसे किस तरीके से विभाजित करते हैं। याद रखें एक डायमेंशन ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा नीचे होगा, ये हो गया कि प्रशांत महासागर का ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, दिस इज कॉल्ड एज उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये है दक्षिणी, और याद रखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर एज कंपेयर टू उत्तरी ये छोटा होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर, और याद रखें कि अब आप इसे जो है वो पूर्व और पश्चिम में भी डिवाइड करेंगे। ओके, तो याद रखें ये कौन सा होगा। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा पार्ट होगा, ये पश्चिम होगा या ये पूर्व होगा। यहां पर जो है आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, और यही वो पोर्शन है जिस पोर्शन में हमेशा आकर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक
कर जाता है। इसे ध्यान से अपने दिमाग पर सेटल करें। और मैं क्यों कहता हूं कि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो याद रखिए चीजें आपको बहुत आसानी से बनेंगी। तो आप लोग गैस करने का प्रयास करें और मुझे लिखें कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कि ये जो दिशाएं हैं ये कौन सी दिशाएं होंगी। उत्तर और दक्षिण तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आएगा, बट कौन सी दिशा जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं बताना स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखिए, याद रखें कि ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है, मतलब ये पूरे पार्ट के लिए मैं बताऊं तो ये है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का एरिया, ये है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का एरिया। अब यहां रुक जाइए, याद रखें इसका नाम क्या है, इसका नाम है उत्तर दक्षिण। जी हां, उत्तर दक्षिण प्रशांत महासागर का एरिया। अब ये जो है ये कहलाता है ग्रेट बेसिन प्रशांत महासागर का। याद रखें जब ये ग्रेट बेसिन लिखेगा तो ये ग्रेट बेसिन जो है वो यूएसए में आता है, तो इसीलिए जो है वो यहां पर वो लिखेगा, ये प्रशांत महासागर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का। अब कभी हम डिटेल में ये चर्चा करेंगे कि उत्तर दक्षिण प्रशांत महासागर ये क्यों नाम दिया गया है। अब अगर मैं इस पे बहुत लंबी चर्चा करूंगा तो आप सभी का समय थोड़ा सा खराब होगा। अभी बस इतना याद रखें, ये उत्तर दक्षिण कहा जाता है। वैसे सही सही देखें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये जो है ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम की दिशा होगी प्रशांत महासागर के लिए, और ये पश्चिम उत्तरी क्षेत्र है या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है प्रशांत महासागर का। यह याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को सेंट्रिक मान रहा है। फाइन, तो आपको हमेशा जो है इन दिशाओं का ध्यान रखना है ताकि आपसे एग्जाम में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो जब आप द्वीपों के बारे में कोई चीज मेंशन करें। तो यहां मैं मेंशन कर दूं, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। भाई ये है एशिया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ओके, तो इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डायमेंशन देखें ध्यान से। याद रखिए कि जो प्रशांत महासागर है, इस महासागर में आपको जो है एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी कि जो विश्व है, विश्व के लगभग 60% से ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी हैं, तथा जो ट्रेंचेस हैं, ट्रेंच अर्थात खाइयां हैं, ये आपको जो है वो दिखाई देती हैं प्रशांत महासागर के अंदर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, याद रखें ये ट्रेंचेस या फिर ये ज्वालामुखी दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो मैंने आपसे पहले इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। याद रखिए इसका मुख्य कारण है प्लेट विवर्तनीकरण या फिर कह लीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थात प्लेटों का मूवमेंट। अब ये चीज याद रखिएगा कि जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, आइए इसे इस प्रकार से देखें। याद रखिएगा प्रशांत महासागर की प्लेट के एक तरफ यहां पर कन्वर्जेंस अर्थात अभिसरण है, ये जो स्थलखंड है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। और याद रखिए कि ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई देगा ये एशियन प्लेट है, यहां पर फिलीपींस की प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आगे की दिशा में जा रही है, एशियन प्लेट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्थिर है लेकिन मूव ये भी कर रही है, और साथ में फिलीपींस की प्लेट तो मूव करती ही है। तो याद रखें कि यहां पर प्रशांत महासागर की प्लेट का कन्वर्जेंस है, अभिसरण है। महासागरी प्लेट है तो आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि महासागरी प्लेट जो है वो पतली होती है लेकिन इसका घनत्व जो है वो ज्यादा होता है। ज्यादा घनत्व होने के कारण ये छेपित होगी, छेपित का मतलब है सबडक्ट होगी, सबडक्ट होने पर ये जो है वो पिघलेगी, पिघलने पर मैग्मा जो है वो सतह को तोड़कर बाहर आएगा जिससे निर्माण होगा किसका, ज्वालामुखी का। और यह भी याद रखिए कि इस प्रकार से आपको जो है कुछ पर्वत भी दिखाई देंगे, तो पर्वत भी होंगे, ज्वालामुखी भी होंगे, और जहां पर प्लेट छेपित होगी उस स्थान पर खाई का निर्माण होगा। अगर मैं आपको सिंपली इसे दिखाऊं तो आप कुछ इस तरीके से जो है इसे समझ पाएंगे और इसको कंसोलिडेट कर पाएंगे इस तरीके से कि यह है प्रशांत महासागर की प्लेट, इस तरीके से आपको दिखाई देगी, और यहां पर आपको दिखाई देगी एक प्लेट विच इज एक्चुअली
आप कह लीजिए इसे एशियन प्लेट, आप इसे कह लीजिए फिलीपींस की प्लेट, और इसी तरीके से यहां पर आपको दिखाई देगी या तो आप इसे कह लीजिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या तो आप इसे कह लीजिए साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक, ये सिस्टम है और इस सिस्टम में आपको इस तरीके से जो है प्लेटें फ्लोट होती हुई, उतराती हुई दिखाई देंगी एक क्षेत्र में। ये कौन सी प्लेट मैंने ड्रॉ करी, तो याद रखिए इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर की महासागर प्लेट। अब इस चीज को समझिए कि जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके दोनों तरफ यहां पर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे, याद रखें यहां पर आपको जो है वो दिखाई देंगे वोल्केनोज हैं, ठीक, अर्थात ज्वालामुखी हैं, और एक तरफ जो है आपको कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से यहां पर ट्रेंचेस दिखाई देंगे, खाई दिखाई देगी। वो क्षेत्र है जहां से प्रशांत महासागर की प्लेट जो है इस प्रकार से अंदर छेपित हुई है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो है वो कंसेप्चुअली ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी प्लेट का मूवमेंट किस प्रकार से है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा कि यहां तक जो है वो पानी भरा हुआ है, तब की कंडीशन में हमेशा याद रखिए कि इस क्षेत्र में चूंकि महासागर है या फिर ये प्लेट ही पूरी महासागरीय है, हमेशा याद रखें कि यहां ट्रेंचेस का निर्माण होगा, गर्तों का निर्माण होगा। अब वो गर्त आपको जब मैप बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देंगे, अर्थात मैप पर आधारित प्रश्न आपको दिखाई देंगे, तो आपसे दोनों तरफ के ट्रेंचेस के बारे में पूछा जाएगा। अब यहां पर चूंकि प्लेट जो है वो इस प्रकार से मूव कर रही है, तो बीच बीच में आपको जो है बीच बीच में आपको जो है इस प्रकार से कटक दिखाई देंगे। अब ये कटक क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब प्लेट ब्रेक होगी तो अंदर से मैग्मा जो है यहां से ऐसा बाहर आएगा। फाइन, तो मैग्मा के इस प्रकार से बाहर आने पर छोटे छोटे जो है वो अनब्रोकन चेन ऑफ लो हाइटेड माउंटेन्स ये दिखाई देगा और इन्हें कटक कहा जाता है। अगर समझ में ना आए तो सिंपल लैंग्वेज में इसे इस प्रकार से समझें और कंसेप्चुअली याद रखें कि यहां पर एक प्लेट है और ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इस प्लेट के नीचे यहां आपको एक संवहनी धारा दिखाई देगी जो इसे इस दिशा में जो है वो बढ़ाएगी, और इसके नीचे एक और संवहनी धारा दिखाई देगी जो इसे इस दिशा में मूव कराएगी। याद रखें इस कारण जो है वो बीच वाला भाग ब्रेक हो जाएगा, और जब बीच वाला भाग ब्रेक होगा तो यहां से मैग्मा जो है वो बाहर निकलना प्रारंभ करेगा, और याद रखिए ये शांतिपूर्वक निकलेगा, यानी कि विस्फोट नहीं होगा। इस कारण जो है मैग्मा की एक लेयर, फिर इसी प्रकार से ये प्लेट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी तो दूसरी लेयर, इसी प्रकार से तीसरी लेयर, और ये बनता जाएगा। इसे कहते हैं कटक का निर्माण। याद रखिए कि ये जो कटक का निर्माण आपने देखा ये प्रशांत महासागर में अलग अलग, ये कौन सी हैं धाराएं, तो याद रखिए इन्हें कहा जाता है कन्वेक्शनल या फिर संवहनीय कोशिकाएं, या फिर आप कह लीजिए संवहनी धाराएं, संवहनी धाराएं। तो याद रखिए संवहनी धाराएं हैं, इस कारण कटकों का निर्माण होता है। अब इस चीज को हमें इस प्रकार से समझना होगा कि यहां आपको प्रशांत महासागर में एक तो जो है वो क्या पता होना चाहिए, तो एक जो है क्लियरली हमें ट्रेंच इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमें इंपॉर्टेंटली कटक अर्थात रिजेस के बारे में ये पता होना चाहिए, ट्रेंच अर्थात खाइयां कौन कौन सी हैं और कौन कौन से कटक हैं। ओके, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। बाकी के लिए आप रिंग ऑफ फायर देख लीजिए, वोल्केनोज मैंने वहां समझा रखे हैं। क्लियर, तो आइए अब हम इसे यहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कटक हैं। अब समझिए, याद रखें ये स्टार्ट हुआ कुरिल द्वीप से। कुरिल द्वीप जो है ये कहां आते हैं, तो कुरिल द्वीप जो है कामचटका का प्रायद्वीप जो एशिया के कौन से वाले क्षेत्र में है, सबसे पूर्वी क्षेत्र में है, वहां से ये एशिया का भाग है, इसके ऊपर जो है कामचटका का प्रायद्वीप है, यहां से ये प्रारंभ होते हैं। इन्हें कहा जाता है, जस्ट अ फ्यू सेकंड याद रखें, इन्हें बेसिकली कहा जाता है कुरिल द्वीप, और कुरिल द्वीपों के सामने ही आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है कुरिल ट्रेंच। क्लियर, कुरिल खाई ये कहां है, तो याद रखिए जापान के ऊपर आती है। फाइन, अब इसके बाद याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देगा जापान ट्रेंच अर्थात जापान की खाई, और इसके नीचे अब यहां समझिए, अगर मैं आपको इस प्रकार से यहां दिखाऊं तो आइए हम इसे इस क्षेत्र में समझते हैं। याद रखिए, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, इसे थोड़ा सा हम साइड कर दें। तो हमेशा याद रखिए
कि जो जापान है उसकी मैपिंग मैंने पहले भी कराई है, और अगर आप किसी नेशन स्पेसिफिक यानी कि बहुत सारे देशों के साथ हमारे संबंध डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी इज अ की फैक्टर टू डिराइव दी पॉलिटिक्स और दी रिलेशंस, यानी कि संबंधों को जो बनाता है वो बनाती ज्योग्राफी ही है। फाइन। अब देखिए यहां आपको जो है इस प्रकार से जो है वो जापान दिखाई देगा। यहां पर आप याद रखें कि जापान में जो है मुख्यतः 3 द्वीप आते हैं। क्लियर। एक है, इसे कहा जाता है होन्शु, ये है जिसे कहा जाता है होन्शु, ये ऊपर वाला होक्काइडो, और ये है शिकोकू, या फिर इसके नीचे शिकोकू सबसे छोटा है और ये इस प्रकार से दिखाई देता है, शिकोकू थोड़ा सा और छोटा है, और यहां है क्योशु। ठीक, तो होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्योशु। क्योशु जो है वो सबसे नीचे है, इसके ऊपर शिकोकू है, उसके ऊपर होन्शु है, सबसे पहले ऊपर होक्काइडो है। इसी होन्शु में जो है जापान की कैपिटल है। ठीक, अब ये चीज आपको याद रखना है कि ये है बेसिकली जापान का मैप, ये है जापान का मैप। इसे थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर कंसोलिडेट रखिएगा। अब यहां से समझिए, आइए यहां पर याद रखें कि जापान वाले क्षेत्र से जो है आपको, इसे जो है हम देख लेते हैं। याद रखें जापान वाले क्षेत्र से ये एक जो है वो कटक स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं साउथ होन्शु रिज या फिर दक्षिण होन्शु कटक। इसके लिए याद रखिएगा ये कटक जो है ये कहां से स्टार्ट होता है, ये जापान ट्रेंच से स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है तो ये चैलेंजर्स खाई तक, ट्रेंच तक जाता है। तो याद रखें कि जापान ट्रेंच से ये जाएगा चैलेंजर्स ट्रेंच तक। क्लियर। अब इसी बीच आपको 2 बड़े गर्त और दिखाई देंगे, याद रखिएगा ये गर्त कौन से हैं, तो एक का नाम है मारियाना ट्रेंच, एक है मिंडोना ट्रेंच। ये दोनों विश्व के सबसे गहरे गर्तों में से एक है। याद रखिएगा कि जो मारियाना और मिंडोना ट्रेंच है ये दोनों ही किस कारण से बने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें प्रशांत महासागर की प्लेट, और यहां पर आपको दिखाई देगा फिलीपींस की प्लेट। इन प्लेटों के मध्य कन्वर्जेंस अर्थात अभिसरण से इस ट्रेंच का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट इस ट्रेंच के अंदर चला जाए तो भी नहीं भरेगा। इसकी गहराई लगभग जो है वो 11 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 11,000 मीटर इसकी गहराई है। क्लियर। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर है आपको। इसके अलावा अब याद रखें क्रिसमस द्वीपों के लिए तो मैंने आपको समझा दिया, आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखें कि एक टोंगा खाई है, ये टोंगा खाई के लिए याद रखिए ये दक्षिण प्रशांत महासागर की, या आप कह लीजिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरी खाई है। और यह भी याद रखिए कि इस खाई के नीचे आपको जो है कैरमडेक का ट्रेंच दिखाई देगा। तो यहां आपको टोंगा और नीचे आपको कैरमडेक, ये ट्रेंचेस के बारे में, इन खाइयों के बारे में पता होना आवश्यक है। अब इसके बाद याद रखें यहां पर मैंने लिख रखा है जिसे कहा जाता है न्यूजीलैंड का पठार। ये याद रखिएगा कि अब इस डायमेंशन को नोट्स में ऐड करें। प्रशांत महासागर के जल के अंदर एक जो है वो महाद्वीप उपस्थित है, विच इज कॉल्ड एज 8th कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, जिसे विश्व का 8वां महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा है, तो न्यूजीलैंड के पठार पर यह क्षेत्र आता है। मैं पूरा आपको जो है वो पहले की क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस प्रकार से अगर मैं आपको यहां बताऊं तो याद रखिएगा आपको जो है इस तरीके से दिखाई देगा। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, आपको इस तरीके से जो है ये देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये यहां इस तरीके से आप जहां पाएंगे कि यहां पर आपको न्यूजीलैंड दिखाई देगा, यहां पर आपको जो है वो पठारी क्षेत्र और ऊपर एक रिज दिखाई देगी। तो आपको याद रखना है कि ये जो 8वां कॉन्टिनेंट हम डिस्कवर कर रहे हैं ये किस आधार पर है, तो समझिए कि जब हम किसी प्लेट को महासागरीय प्लेट कहते हैं, इसका मतलब है महासागरीय प्लेट जो है वो पतली होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। महाद्वीपीय प्लेट जो है महासागरीय से चौड़ी होती है, और याद रखिए कि इसका घनत्व जो है वो कम होता है। अब अगर ये 8वां कॉन्टिनेंट है, इसका परफेक्टली एक मतलब है। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जिस पठार की हम बात कर रहे हैं डियर, ध्यान से देखिएगा, ये जो पठार है ये वास्तविकता में कैसा है, ये पठार महाद्वीपीय पठार है। कुल मिला के ये 8वें महाद्वीप की ओर जो है इंडिकेशन देता है। डिटेल में मैं इसके बारे में समझा चुका हूं, इसलिए मैं जो है इसे रिपीट नहीं करना चाहता। आप आसानी से जाकर जो है वीडियो में इस चीज को देख सकते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट डायमेंशन पर मूव करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखें यहां आपको वैंकूवर द्वीप दिखाई देंगे।
अब ये वैंकूवर द्वीप के लिए याद रखिए कनाडा के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और ये मैप पर आते हैं, इसका कोई भी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक से कनेक्शन नहीं कह रहा हूं मैं। ये याद रखिए कि वैंकूवर द्वीप आते कहां पर है, चूंकि कनाडा के साथ हमारे रिलेशन जो है वो थोड़े न्यूज पर हैं, खराब चल रहे हैं, तो आप जो है इसको थोड़ा सा रखिए। फिर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो देखिए एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट होगा, आप सभी जो है उस चीज को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली फिर मैं जो है वो इस प्रकार के टॉपिक जैसे इंडिया कनाडा रिलेशन के बारे में बहुत कम लोगों को कुछ पता है, मतलब मैंने जो चीज खुद ऑब्जर्व करी है बहुत सतही लेवल पर जो है इसे समझाया जाता है। इंडिया कनाडा का रिलेशन इज बेस्ड अपॉन ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत और कनाडा का जो संबंध है ये हरित क्रांति पर आधारित है। मतलब हमारे संबंध बहुत अच्छे तब हुए थे जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो रहा, कनाडा का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। नियोमाल्थिज्म एक थ्योरी आई थी, ठीक, जिसने विश्व को ये समझा दिया था कि डियर सब खत्म होने वाले हैं, बस कुछ दिन वेट करो। जिस हिसाब से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ ही समय में सारे ह्यूमन जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। रीजन क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है पॉपुलेशन में और न्यूमेरिकल ग्रोथ है भोजन में, यानी कि 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है खाद्यान्न का उत्पादन। और जो है 1 2 4 8 16 32 64 ये इस रफ्तार से बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो ये तय बात है कि मानव को जो है वो जाना पड़ेगा पृथ्वी से। तब मानव को समझ में आया कि हमें तेजी से जो है अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। और यहां पर फिर इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन कंसेप्ट, जिसको सबसे पहले यूएसए ने एक्सरसाइज करा, इंडिया ने एक्सरसाइज करा, और इंडिया ने सबसे बेस्ट मैनर में एक्सरसाइज करा, जिसने आधार बनाया कि अदर देश जानना चाह रहे थे कि इंडिया ने कैसे सक्सेसफुल करा। इंडिया से पंजाबी इसको बुलाया गया था कनाडा कि डियर आइए यहां पर जो है हमारे फार्मर्स को बताइए कि हाउ यू यूज टू एक्सरसाइज अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन सच अ मैनर जहां पे प्रोडक्शन जो है सेवरल टाइम्स हुआ। आपको दिखाई देगा सिख पॉपुलेशन जो है वो कनाडा, बट नोबडी यूज्ड टू एग्जैक्टली टेल यू द रीजन बिहाइंड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो इसको इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अपना इंटरेस्ट जो है वो बताएं। अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली विल यूज टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स आल्सो, जो ऐसे प्रश्न होते हैं। फाइन, अब इसी प्रकार से याद रखें यहां आपको वैंकूवर द्वीप दिखाई देगा। देखिए ट्रिकी बात क्या आती है, ट्रिकी बात ये आती है, याद रखें यहां आपको ट्रांस मैरियाना द्वीप दिखाई देंगे। अब याद रखिए मैरियाना गर्त इस तरफ है, यानी कि प्रशांत महासागर के कौन से तरफ है? पश्चिमी तरफ है, और यह प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में आता है, अर्थात ट्रांस मैरियाना द्वीप समूह मैरियाना गर्त के आसपास बिल्कुल नहीं है। यह एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, कैलिफोर्निया के सामने आता है, यूएसए के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है, अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से याद रखिए यहां आपको ग्वाटेमाला खाई दिखाई देगी, पेरू खाई दिखाई देगी, और ये याद रखिए जो पेरू की खाई है यहां से एक जो है कटक स्टार्ट होता है, इसे फर्नांडिस कटक के नाम से जाना जाता है। जब कभी अल नीनो ला नीना जो है वो न्यूज में होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं कि फर्नांडिस कटक के आसपास जल के तापमान ने फलाना चीज करी। बच्चा तुरंत कंफ्यूज होता है कि ये तो पेरू के सामने होता है। अल नीनो ला नीना का संबंध जो है पेरू के समक्ष जल के तापमान के कम या ज्यादा हो जाने से जो है वो हिंद महासागर के क्षेत्र में हवाओं के चलने की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और एक सेल होती है जिसे वॉकर सेल कहते हैं। यहां से पवनें ऐसी ऊपर उठती हैं, यहां नीचे गिरती हैं, फिर यहां जाती हैं, ये कहलाता है जिसे कहते हैं क्या? वॉकर सेल। याद रखें ये वॉकर सेल रिवर्स हो जाती है, पवनों को ऐसे चलना चाहिए, वो चलने जो है वो पवनों को माफ कीजिएगा इस प्रकार से चलना चाहिए, चलने ये रिवर्स लगती हैं। ठीक, रिवर्स लगती हैं तो फिर जो है वो अलग दिशा में बारिश होती है, रेनफॉल पैटर्न बदल जाता है, और हमारे यहाँ जो है वो ड्रॉट अर्थात सूखा पड़ जाता है। कभी कभार बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। इंडियन ओशन डायपोल का इससे संबंध है। डिटेल में कभी इस पर चर्चा करेंगे तो अगर ये न्यूज में आता है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो याद रखिएगा कि फर्नांडिस कटक जो है ये पेरू के तटीय क्षेत्र से प्रारंभ होता है, पेरू खाई से प्रारंभ होता है, पूरे जो साउथ अमेरिका है उसके तटीय क्षेत्र को कवर करता है। इसके लिए याद रखिएगा कि यहां पर आपको जो है एक चैलेंजर्स फ्रैक्चर जोन दिखाई देगा। ये चैलेंजर फ्रैक्चर जोन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि पठारीय क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन हाँ यहां पे अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर मछली उत्पादन जो है वो ठीक ठाक होता है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे कि चैलेंजर्स फ्रैक्चर जोन फिशरी जो है हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन उत्पादन ठीक ठाक होता है। क्लियर? काम की चीज ये है कि याद रखिए ये है हवाई द्वीप, ठीक,
तो समझिएगा हवाई द्वीप आते हैं यूएसए में, ठीक। अब समझिए कि हवाई द्वीप के आसपास आपको जो है वो दिखाई देगा कि फिशर वेंट इरप्शन है, और दुनिया का सबसे शांत, सबसे ज्यादा टूरिस्ट के विजिट वाला एरिया है हवाई द्वीप का क्षेत्र। कैसे? तो याद रखें, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये जो क्षेत्र है, अगर मैं आपको इस तरीके से शो करूं, ध्यान दीजिएगा, याद रखें यही डायग्राम है। आइए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसे वापस ले आते हैं यहां, ठीक। अब समझिए, याद रखें ये जो क्षेत्र है ये भरा हुआ है यहां पर पानी, वास्तविकता में इस क्षेत्र में भरा है पानी। अब हो क्या गया है हवाई द्वीप के लिए, तो इसका जो है वो मतलब समझिए कि हवाई द्वीप में यहां पर ये रिजेस बाहर आ गए हैं और ये द्वीप समूह बन गए हैं, ठीक। लेकिन यहां पर नीचे से मैग्मा अभी भी ऊपर आता है पर कोई विस्फोट नहीं होता। तो होगा क्या कि अगर आप यहां पर घूमने जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपके बाजू से जो है वो इस प्रकार से आप खड़े हुए हैं, तो आपके बाजू से जो है वो मैग्मा की ऐसी नदी बह रही है और नदी जाकर जो है सागर में गिर रही है। ना कोई विस्फोट है और ना कोई जो है आपदा जैसी स्थिति। तो वॉल्केनिक इरप्शन को सबसे बेहतर तरीके से और शांत तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो हवाई द्वीप जो है इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं। याद रखिएगा, हवाई आइलैंड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, बट ये याद रखें कि आते हैं यूएसए के ज्यूरिसडिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में। एक चीज, दूसरी चीज ये याद रखिए कि हवाई द्वीप जो है वो यूएसए के लिए सामरिक रूप से अर्थात स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये प्रशांत महासागर के अंदर थोड़े इंटीजर पोर्शन में आते हैं, बहुत ज्यादा तटीय क्षेत्र में नहीं है, एकदम सेंटर में भी नहीं है, लेकिन इससे यूएसए का जो है वो ठीक ठाक इन्फ्लुएंस आ जाता है प्रशांत महासागर के अंदर। तो ये याद रखिएगा, हवाई द्वीप कह लीजिए या हवाई कटक कह लीजिए, ये यूएसए के ज्यूरिसडिक्शन में, साथ में पर्यटन के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और साथ में सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिकली जो है यूएसए के लिए अच्छे हैं, एडवांस करते हैं यूएसए को प्रशांत महासागर में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपको जो मैंने बनाया है, भले ही ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्लियरली कह लूं भाई ये उतना इंपॉर्टेंट मार्किंग नहीं है, लेकिन मैंने ये बनाया इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो उपनिवेश करने वाले देश थे ना, जो कॉलोनाइजेशन करने वाले देश थे, जैसा हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ था, ये देश कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इनका अस्तित्व किसी क्षेत्र से पूर्णतः समाप्त हो। तो आपको दिखाई देगा कि एक फ्रेंच पॉलिनेशिया है, यहां के कुछ छोटे द्वीपों पर जो है वो डायरेक्टली फ्रांस का अधिकार है और कुछ पर जो है फ्रांस का इन्फ्लुएंस है। ये एक कटक के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक। बहुत छोटे द्वीप है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको याद रखना है ओटामाटू जो कटक है ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया में आता है, कुछ क्षेत्र में आपको जो है फ्रांस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। इन क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना आवश्यक है। अब यहां समझिए, प्रशांत महासागर के बारे में एक और डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। कौन सा डायमेंशन है? आइए हम इसे यहां पर समझते हैं। याद रखें कि चलिए इसे एक अलग स्लाइड में देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, याद रखें ये महासागर जो है इसके लिए कहा जाता है कि ये आने वाले समय में यानी कि इमर्जिंग टाइम में आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। अभी इस चीज को समझें कि प्रशांत महासागर से बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता, यानी कि जो ट्रेड है, व्यापार है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब जिस हिसाब से अटलांटिक और जिस हिसाब से हिंद महासागर से होता है उसके कंपैरिजन में उतना नहीं होता। हाँ, लेकिन ये याद रखिए इसके लोकल सीज के माध्यम से बहुत होता है। मतलब अगर आप कहें साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी क्या है? साउथ चाइना सी जो है प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। इसी प्रकार से पूर्वी चीन सागर, इसी प्रकार से दक्षिण चीन सागर, इसी प्रकार से पूर्वी सागर जिसे जापान सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये सब हैं बेसिकली क्या हैं? ये वास्तविकता में प्रशांत के ही क्षेत्र। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट, मैं बात कर रहा हूं जो सेंट्रल पार्ट है।
याद रखें आज के समय भले ही यहां से डायरेक्ट ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं होता, एक वर्ड याद रखिएगा, डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में इस चीज को याद रखिएगा कि एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, जिस कंसेप्ट को कहा जाता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो देखिए याद रखें कि सीधे सीधे एक पाइपलाइन बिछा दी जाए। ठीक, और इस चीज को समझिएगा कि पूरा वर्ल्ड किससे चलता है, पूरा वर्ल्ड बेसिकली इसी बात पर आधारित है या इसी चीज से चलता है कि आप क्या करें, आप जो है चीजों को कम से कम दाम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएं। जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा, एक तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये पेन जो है एक फोन है, तो इस फोन का कॉस्ट में सबसे ज्यादा क्या पार्ट इंक्लूडेड है, तो याद रखिए इसमें सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सेकेंडली इसमें जो कॉस्ट इंक्लूडेड है, मान लीजिए 100 रुपए का है, तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज मान लेते हैं 50 रुपए जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाने की कीमत है। सेकेंडली इसमें जो कॉस्ट इंक्लूड होता है 30 रुपीज, ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि विश्व में सारी चीजों की कीमत में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा फैक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की कीमत। तो याद रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने का एक तरीका होता है, आज के समय में काफी प्रचलित भी है, जिसे कहते हैं पाइपलाइन का उपयोग। ठीक, अब ये जो पाइपलाइन है इससे गैस ले जाई जाती है, इससे ऑयल ले जाया जा रहा है, लेकिन याद रखें कि एक डस्ट ग्रेन टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि जो चीजें ठोस हैं, अब पाइप से हम जो है वो कह सकते हैं आप कोयला नहीं ले जा सकते या ठोस चीजें नहीं ले जा सकते, लेकिन एक टेक्नोलॉजी है आज भी उपयोग में है कई जगह पर उतना ज्यादा फेमस नहीं है। याद रखें उसमें जो है वो पाउडर की तरह बारीक पीस लिया जाता है बड़े जो है ठोस खनिजों को, और फिर उन्हें डस्ट ग्रेन करके पाइप से जो है वैक्यूम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, और ये काफी कम कीमत पर हो जाता है। आने वाले समय में प्रशांत महासागर में पाइपलाइन का जो कंसेप्ट है, ये अभी तो उतना न्यूज में नहीं है, बट आने वाले समय में जब नेशंस के बीच में जो है वो दरारें बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, तब जो है इस प्रकार से कम्युनिकेशन, इस प्रकार से माफ कीजिएगा, इस प्रकार से जो है वो यातायात देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर के माध्यम से। ये काफी रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट होगा। एक समय पर यूएसए जब बहुत ज्यादा एंटी चाइना हो गया था, और उस समय जो है इस प्रकार की चर्चा देखने को मिली थी। तो इस चीज को याद रखिए कि ये क्षेत्र इस तरीके से जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम पर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं भाई कि ऐसा ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कि एक संभावना क्रिएट होती है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि प्रशांत महासागर ये वो क्षेत्र है जो कभी अगर खराब स्थिति होती है अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में, और याद रखिए हिंद महासागर में, या फिर आप कह लीजिए इंडियन ओशन में, तो इसे कहते हैं लास्ट ट्रेडिंग पाथ। ट्रेड का आखिरी रास्ता जो है वो प्रशांत महासागर होगा। यानी कि आप समझिए कि जहां पर भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वहां पर क्लैशेस हमेशा होते हैं। अब जब क्लैशेस होंगे तो ये चीज याद रखें कि कभी ना कभी वो किसी ना किसी युद्ध के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर कभी प्रशांत महासागर, अगर कभी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर में किसी प्रकार की स्थिति खराब होती है, तो देश जब आखिरकार पहुंचेंगे ट्रेड पर, यानी कि जब इतना ज्यादा नुकसान हो चुका होगा युद्ध में कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब के लिए कहा जाता है कि किस महासागर को अंतिम ट्रेडिंग पाथ या फिर अंतिम ट्रेड का पाथ माना जाता है, तो वो अंतिम ट्रेड का पाथ जो है वो प्रशांत महासागर ही होगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे कनेक्ट तो अर्थ को अर्थ से करता ही है, दो अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कंटेन करता है, लार्जेस्ट एरिया कंटेन करता है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि आपको जो है नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही। अगर आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ को जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ईजिली डाउनलोड दैट पीडीएफ टू, फाइन। और अगर आप किसी टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।